दोस्तों, अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बंद कमरों के अंदर इन दिनों एक अजीब सी खामोशी और खौफ का माहौल है। अमेरिका के सबसे बड़े वित्तीय अधिकारियों और फेडरल रिजर्व के नीति निर्माताओं की नींद उड़ी हुई है। दुनिया भर पर 80 सालों तक राज करने वाले अमेरिकी डॉलर साम्राज्य की नींव अचानक हिलने लग गई है और ये सब किसी मिसाइल हमले या फिर न्यूक्लियर वॉर की धमकी से नहीं, बल्कि ये सब हुआ है भारत के एक बेहद खामोश लेकिन घातक वित्तीय मास्टरस्ट्रोक से। आखिर दोस्तों, भारत का डिजिटल रुपया और डॉलर ब्रिज ऐसा कौन सा साइलेंट किलर बन चुका है जिससे बिना एक भी गोली चलाए पूरा पश्चिमी बैंकिंग सिस्टम धराशायी होने की कगार पर आ गया है? क्या ब्रिक्स के अंदर अपनी कोई नई करेंसी आने वाली है या फिर दुनिया की आंखों के अंदर बहुत बड़ी धूल झोंकी जा रही है? दोस्तों, 12 सितंबर को ईरान और रसिया ब्रिक्स समिट के अंदर ऐसा कौन सा आर्थिक बम फोड़ने वाले थे जिससे पूरा सिस्टम ही क्रैश कर जाता? और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आखिर ऐन मौके पर ऐसी कौन सी चाल चली कि अमेरिका भी ताली बजाने पर मजबूर हो गया और रसिया साथ ही ईरान का दांव भी उल्टा पड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक आपसे खुल करके कभी नहीं बताता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह डॉलर का प्रभुत्व 10% गिर जाए तो आपकी जेब, आपके बैंक बैलेंस और भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका क्या सीधा असर पड़ेगा? दोस्तों, दुनिया पिछले कुछ सालों के अंदर इतनी तेजी से बदली है कि वैश्विक इकोनॉमी अब एक बड़े ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। इस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और अगले महीने यानी कि 12 तारीख को नई दिल्ली के अंदर 18वां ब्रिक्स शिखर समिट होने वाला है। दोस्तों, इस महासम्मेलन के अंदर रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम कूटनीतिक बैठक नहीं है। जब ब्रिक्स का महाविस्तार हुआ है और इसके अंदर मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश आधिकारिक तौर पर शामिल हुए हैं, तब से ये समूह विश्व आबादी के करीब 50% हिस्से और वैश्विक जीडीपी के लगभग 40% का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों के आने से पेट्रो डॉलर की मौत का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। एक समय था जब अरब देश केवल डॉलर के अंदर ही तेल बेचा करते थे, लेकिन दोस्तों अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। इस शिखर समिट के ठीक पहले कई बड़े और खतरनाक सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर के दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा? क्या चाइना इस शक्तिशाली संगठन का इस्तेमाल अपनी खतरनाक वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की एक नई पेमेंट सिस्टम की आक्रामक मांग के बीच में भारत इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात पर अपना संतुलन कैसे साधेगा? दोस्तों, डॉलर के आधिपत्य और उसे मिलने वाली चुनौती को समझने के लिए हमें गहराई के अंदर जाना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर्स पिछले कई दशकों से वैश्विक व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणालियों यानी कि स्विफ्ट की रीढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, हाल ही के वर्षों के अंदर अमेरिका ने डॉलर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अब दुनिया भर के अंदर डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की बहस बहुत तेज हो चली है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिस्ट ये भी साफ करते हैं कि डॉलर को रातों रात चुनौती देना इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ब्रिक्स देशों को सीधे तौर पर टैरिफ और भयानक आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दे चुके हैं। दुनिया के कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 58% से ज्यादा हिस्सा आज भी अमेरिकी डॉलर के अंदर सुरक्षित है और वैश्विक व्यापार चालान का 80% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह से डॉलर पर डिपेंडेंट है। ऐसे में ब्रिक्स डॉलर के आधिपत्य को तुरंत खत्म तो नहीं कर सकता है, लेकिन एक मल्टी करेंसी वर्ल्ड की शुरुआत जरूर कर सकता है और यह प्रक्रिया अगले कुछ ही वर्षों के अंदर दुनिया का पूरा नक्शा बदल करके रख देगी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल भी चल रहा है। ब्रिक्स के नाम पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चाइना का आर्थिक गुलाम बनाने की सबसे बड़ी साजिशें रच रहे हैं। शी जिनपिंग की असली रणनीति
ब्रिक्स को डॉलर मुक्त करने की कम और युआन निर्भर बनाने की ज्यादा थी। इसे कूटनीतिक भाषा के अंदर चाइना का युआन ट्रैप या फिर युआन हेजेमनी कहा जाता है। दोस्तों, चाइना बहुत चालाकी से ये चाहता था कि रसिया, ब्राजील और भारत जैसे देश स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प खोजने के नाम पर चाइना के अपने पेमेंट नेटवर्क यानी कि CIPS का इस्तेमाल करें और सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार चाइनीज मुद्रा युआन के अंदर होने लगे। चाइना ब्रिक्स को अमेरिका और G7 देशों के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के तौर पर विकसित करना चाहता है ताकि वो ताइवान, साउथ चाइना सी और ट्रेड वॉर जैसे अहम मुद्दों के ऊपर अमेरिका को बुरी तरह से घेर सके। इतना ही नहीं, चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI को ब्रिक्स के जरिए नए वित्तीय तंत्र से जोड़ करके छोटे देशों को हमेशा के लिए कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, चाइना की इस 10 साल पुरानी खतरनाक साजिश की रातों रात धज्जियां उड़ चुकी हैं और ये किया है भारत के एक 3 पेज के सीक्रेट प्रपोजल ने। दोस्तों, भारत चाइना के इस खौफनाक मंसूबे को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। भारत ने मल्टी CBDC काउंटर अटैक से चाइना के पूरे गेम प्लान को ही पलट करके रख दिया है। भारत ने कॉमन ब्रिक्स करेंसी या युआन आधारित सिस्टम के विस्तार को पूरी सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा मल्टी CBDC डिजिटल रुपया ब्रिज यानी कि मल्टी CBDC ब्रिज का प्रपोजल रखा है जो एक बिल्कुल न्यूट्रल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है। दोस्तों, भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, इस नए पेमेंट नेटवर्क के अंदर किसी एक देश की करेंसी का दबदबा नहीं होगा, ना डॉलर का और ना ही युआन का। सभी देश अपनी अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे। इसी कदम से शी जिनपिंग का वो सपना टूट गया है जिसमें वो युआन को दुनिया की नई रिजर्व करेंसी बनाना चाहते थे। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि वॉशिंगटन के अंदर US फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी की असली घबराहट क्या है। अमेरिका को डॉलर की वैल्यू गिरने से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि अगर ब्रिक्स देश स्विफ्ट से बाहर निकल करके अपनी अपनी करेंसी के अंदर सेटलमेंट करने लगे तो अमेरिका दुनिया भर के वित्तीय लेन देन के ऊपर अपनी निगरानी या फाइनेंशियल सर्विलांस की ताकत हमेशा के लिए खो देगा। आज की डेट में दोस्तों, अगर कोई 2 देश डॉलर के अंदर ट्रेड करते हैं तो वो पैसा किसी न किसी अमेरिकी बैंक के सर्वर से होकर के गुजरता है। इससे अमेरिका को पता होता है कि कौन सा देश कहां से हथियार खरीद रहा है और कौन किसे तेल बेच रहा है। इसी निगरानी के दम पर अमेरिका अपने सैंक्शंस पावर का इस्तेमाल करता है और किसी भी देश की इकोनॉमी को एक बटन दबा करके ब्लॉक कर देता है। लेकिन दोस्तों, भारत का जो नया डिजिटल ब्रिज प्लान है वो ब्लॉकचेन और CBDC टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। दोस्तों, इसमें अमेरिका को भनक तक नहीं लगती है कि भारत ने रसिया को पैसा कब भेजा और कब वहां से तेल का जहाज निकल गया। अमेरिका का यह सबसे बड़ा डर है कि उसका वित्तीय रडार सिस्टम अब अंधा होने वाला है। इस पूरे खेल के अंदर ईरान और रसिया का अपना एक अलग एजेंडा भी चल रहा था। दोस्तों, ब्रिक्स के नए सदस्य ईरान का रुख नए पेमेंट सिस्टम को लेकर के सबसे ज्यादा आक्रामक है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित है। लिहाजा ईरान चाहता है कि ब्रिक्स तुरंत एक ऐसा सर्वसमावेशी गैर डॉलर और गैर पश्चिमी पेमेंट नेटवर्क बनाए जो अमेरिकी ट्रेजरी के किसी भी प्रतिबंध से पूरी तरह से बाहर हो। ईरान ने ब्रिक्स पे को जल्द से जल्द लागू करने और क्रिप्टो साथ ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC को भारी बढ़ावा देने की वकालत कर रहा है। रसिया और ईरान ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ एक खुले आर्थिक मोर्चे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इसी एजेंडे के साथ में इस सम्मेलन के अंदर शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। रसिया और ईरान इसे पूरी तरह से एंटी वेस्ट यानी कि पश्चिम विरोधी कैंपेन बनाना चाहते हैं और यहीं पर भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी सरकार का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। दोस्तों, भारत किसी भी एंटी वेस्ट कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहता है। भारत ने इस पूरे फोरम को पश्चिम विरोधी बनने से रोक करके इसे केवल गैर पश्चिमी यानी कि नॉन वेस्ट बनाए रखा है। भारत के लिए यह संतुलन साधना बेहद जरूरी है क्योंकि भारत को अमेरिका और यूरोप के साथ में अपनी मजबूत आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को भी सुरक्षित रखना है। साथ ही दोस्तों, भारत को अपनी शर्तों के ऊपर ट्रेड भी करना है।
लेकिन दोस्तों भारत के लिए ईरान भी रणनीतिक तौर पर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक चाबहार पोर्ट और पूरे मध्य एशिया तक भारत की कनेक्टिविटी के अहम मुद्दे जुड़े हुए हैं। ऐसे में भारत ने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिससे रसिया और ईरान का काम भी हो जाए, अमेरिका भारत से नाराज भी ना हो और चाइना का युआन भी कंट्रोल में रहे। ये रास्ता है भारत का डॉलर ब्रिज प्लान। अब दोस्तों इसे आसान भाषा के अंदर समझते हैं कि ये डॉलर ब्रिज प्लान या फिर मल्टी सीबीडीसी ब्रिज आखिर काम कैसे करेगा। दोस्तों इसके अंदर जो सबसे बड़ा मामला है वो ये होने वाला है कि चाइना अगर पेमेंट करेगा तो भारत के अंदर पैसा आएगा। सबसे बड़ा मामला ये है दोस्तों, भारत चाहता है कि ब्रिक्स देशों के अपने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम तकनीकी रूप से आपस में जुड़ जाएं। इससे भारत, चाइना, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे देश एक दूसरे के साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर सीधे अपनी स्थानीय करेंसी के अंदर भुगतान कर सके। मान लीजिए दोस्तों कि भारत की एक कंपनी रसिया से 10 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदती है। मौजूदा पुरानी व्यवस्था के अंदर इस भुगतान को पहले डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग चैनल यानी कि स्विफ्ट के जरिए उसे भेजने की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों इसके अंदर एक्सचेंज फीस लगती है, समय लगता है और इसमें दोस्तों अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भी हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। लेकिन दोस्तों भारत के इस नए सिस्टम के अंदर भारतीय कंपनी अपना भुगतान सिर्फ रुपए के अंदर करेगी। ये डिजिटल रुपया उसे मल्टी सीबीडीसी ब्रिज नेटवर्क के अंदर चला जाएगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ये रकम तुरंत रूबल के अंदर बदल करके सीधे रशियन कंपनी के खाते में पहुंच जाएगी। यानी दोस्तों रुपया डिजिटल पेमेंट नेटवर्क के अंदर जाएगा, वहां से रूबल बनकर के बाहर निकलेगा। इस पूरी प्रोसेस के अंदर डॉलर बीच के अंदर कहीं भी नहीं आने वाला है। जब चाइना भारत से कुछ इंपोर्ट करेगा तो वो अपनी करेंसी युआन के अंदर पेमेंट करेगा, लेकिन दोस्तों वो डिजिटल ब्रिज से होकर के भारत के निर्यातकों को सीधे भारतीय रुपए के अंदर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ना तो हमें डॉलर खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही हमें युआन का स्टॉक रखने की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग देशों की करेंसी और बैंकिंग प्रणालियां कभी सीधे आपस में जुड़ी नहीं हैं। लिहाजा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय कारोबार के अंदर डॉलर एक तरह की कॉमन भाषा बन जाता है। इस कॉमन भाषा की वजह से बैंक शुल्क, मुद्रा बदलने की भारी लागत और भुगतान के अंदर लगने वाला लंबा समय व्यापार को मुश्किल बना देता है। और दोस्तों ऐसे में एक और बड़ा सवाल आ जाता है कि भारत आखिर इस डॉलर से दूरी क्यों बनाना चाहता है। तो दोस्तों ये समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है। जब भी मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया के अंदर युद्ध या तनाव बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल महंगा होता है तो भारत को तेल खरीदने के लिए अपने खजाने से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। जब बाजार के अंदर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो भारतीय रुपए के ऊपर भारी प्रेशर बिल्डअप होता है और रुपया कमजोर होने लग जाता है, जैसा हाल फिलहाल हुआ है। दोस्तों रुपए के कमजोर होने से भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं और आम आदमी की जेब पर महंगाई की सीधी मार पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर ब्रिक्स देशों के साथ में हमारा ज्यादातर ट्रेड स्थानीय करेंसी के अंदर होने लगे तो हर लेन देन के लिए हमें बाजार से डॉलर जुटाने की जरूरत बहुत कम पड़ जाएगी। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर डॉलर सुरक्षित रहेगा और हमारा रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर मजबूत होता रहेगा। यही भारत के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव की सबसे बड़ी आर्थिक वजह है। दोस्तों रसिया और चाइना जैसे देशों के लिए भी इस नए सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा फायदा छिपा हुआ है। रसिया पर यूक्रेन वॉर के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज ने कड़े सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसके कारण उनके लिए पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था का इस्तेमाल करना लगभग असंभव हो गया। दूसरी तरफ चाइना भी अमेरिका के साथ में चल रहे ट्रेड वॉर के कारण डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था के ऊपर अपनी निर्भरता को तेजी से कम करना चाहता है। अगर ब्रिक्स देशों के डिजिटल भुगतान नेटवर्क आपस में जुड़ जाते हैं तो रसिया, चाइना, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूएई और ईरान जैसे बड़े देशों के बीच कारोबार के लिए एक सुरक्षित और वैकल्पिक भुगतान का रास्ता तैयार हो जाएगा, जिसे दुनिया की कोई भी पश्चिमी ताकत ब्लॉक नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये जो लेन देन होगा इसके अंदर ब्रिक्स अपनी कोई करेंसी बनाने जा रहा है? तो इसका दोस्तों जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत के प्रस्ताव का मकसद कोई नई ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसे दोस्तों ऐसे समझिए कि आपके पास में भारतीय रुपए हैं
दूसरे व्यक्ति के पास में रशियन रूबल हैं, आप दोनों को अपनी करेंसी बदल करके किसी तीसरी नई करेंसी में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बल्कि दोस्तों ये एक ऐसा मजबूत डिजिटल सिस्टम होने वाला है जो आपके रुपए के भुगतान को सुरक्षित तरीके से उनके रूबल के अंदर पहुंचा दे। यानी कि करेंसी वही रहेगी, बस पेमेंट का सिस्टम बदल जाएगा। यही भारत के इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी और अनोखी बात है। दोस्तों इस प्रस्ताव के अंदर मल्टी सीबीडीसी ब्रिज यानी कि अलग अलग देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम को आपस में जोड़ने का स्पष्ट जिक्र है। दोस्तों जिस डिजिटल रुपए या फिर यूपीआई को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर एक साधारण ऐप के अंदर समझते हैं, क्या वो असल में अमेरिका की स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को उखाड़ फेंकने का भारत का सबसे बड़ा और गुप्त हथियार है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल है। अब दोस्तों यहां पर एक और बात आ जाती है, वो ये है कि आप जिस डिजिटल रुपए या फिर यूपीआई को अपने मोबाइल फोन के अंदर एक साधारण ऐप के अंदर समझते हैं, क्या वो असल में इस अमेरिकी सिस्टम के लिए कोई खतरा पैदा कर सकता है? इस बैंकिंग सिस्टम को उखाड़ फेंकने का भारत का सबसे बड़ा और मजबूत वेपन है। तो दोस्तों यही वो सबसे बड़ा खेल है जो भारत कर रहा है। दोस्तों इसे ऐसे समझिए जैसे भारत का यूपीआई और किसी दूसरे देश का फास्ट पेमेंट सिस्टम तकनीकी तौर पर आपस में जुड़ जाए। जो भुगतान है वो बिना किसी देरी के लगभग तुरंत हो सकेगा और दोनों पक्षों को एक ही समय के ऊपर रकम मिल जाएगी। इससे अंतरराष्ट्रीय लेन देन के अंदर बिचौलियों की संख्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों भुगतान का इससे समय बचेगा और लेन देन की भारी लागत भी कम हो जाएगी। अगर यह सिस्टम पूरी तरह से सफल हो जाता है तो ब्रिक्स देशों के साथ में व्यापार करने वाले भारतीय एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, तेल कंपनियां, मशीनरी कारोबारी और एमएसएमई सेक्टर को सबसे बड़ा लाभ होगा। ये भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अंदर एक मजबूत स्थिति के अंदर लाकर के खड़ा कर देगा। दोस्तों भारत का ये डॉलर ब्रिज या मल्टी करेंसी पेमेंट सिस्टम का प्रपोजल वास्तव में एक ऐसा कूटनीतिक और आर्थिक मास्टरस्ट्रोक है जिसकी गूंज आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया के अंदर सुनाई देगी। दोस्तों इसके जरिए भारत न सिर्फ अपनी घरेलू इकोनॉमी को बाहरी झटकों से सुरक्षित कर रहा है, बल्कि जियोपॉलिटिकल बिसात के ऊपर दुनिया की बड़ी शक्तियों को अपनी अंगुलियों के ऊपर संतुलित भी कर रहा है। दोस्तों गहरी रिसर्च और रणनीतिक विश्लेषण के अनुसार भारत ने इस एक अकेले कदम से जो एक तीर से 5 बड़े निशाने साधे हैं, वो भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों सबसे बड़ा निशाना है चाइना की युआन को दुनिया पर थोपने की चालाक चाल को पूरी तरह से नाकाम करना। चाइना की लंबे समय से यह कोशिश थी कि ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन के नाम पर सारा ट्रेड चाइनीज मुद्रा युआन के अंदर करें, लेकिन भारत ने इस विचार को मंच पर ही ध्वस्त कर दिया है। भारत ने डंके की चोट पर कहा है कि हम सब अपनी अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ही ट्रेड करेंगे। इस तकनीकी ब्रिज से चाइना का यह घमंड टूट गया है कि युआन ग्लोबल साउथ के अंदर डॉलर की जगह ले लेगा। अब युआन की कोई मोनोपोली नहीं चलने वाली है। दोस्तों दूसरा भारत ने निशाना लगाया है देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर डॉलर की भारी बचत और भारतीय रुपए की ऐतिहासिक मजबूती को लेकर के। भारत को तेल आयात के लिए हर साल अरबों डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। दोस्तों अगर रसिया, यूएई, सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के साथ में ऊर्जा का व्यापार सीधे रुपए और उनकी लोकल करेंसी के अंदर होने लगेगा तो भारत को अपना बेशकीमती डॉलर खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसे विदेशी मुद्रा भंडार का खजाना सुरक्षित रहेगा और रुपया ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी धाक जमाता रहेगा। दोस्तों भारत ने तीसरा निशाना साधा है ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अमेरिकी प्रतिबंधों को बड़ी ही चतुराई से चकमा देना। दोस्तों अमेरिका ने रसिया और ईरान के ऊपर भयानक आर्थिक सैंक्शंस लगा रखे हैं और पश्चिमी देशों का स्विफ्ट सिस्टम इनके लिए पूरी तरह से बंद है। लेकिन 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को इन देशों से सस्ता तेल हर हाल के अंदर चाहिए। दोस्तों ब्रिक्स के इस नए मल्टी सीबीडीसी पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल करने से अंतरराष्ट्रीय लेन देन के बीच में कोई भी अमेरिकी बैंक या फिर डॉलर नहीं आएगा। इस तरह भारत बिना अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई सीधा उल्लंघन किए रसिया और ईरान से बेरोक टोक ट्रेड कर सकेगा और अमेरिका चाहकर के भी कोई अंगुली नहीं कर पाएगा। दोस्तों चौथा जो भारत ने निशाना साधा है वो है भारत के यूपीआई और डिजिटल रुपए का पूरी दुनिया के अंदर डंका बजवाना।
दोस्तों भारत आज डिजिटल पेमेंट और फिनटेक के मामले में पूरी दुनिया का निर्विवाद अगुवा बन चुका है। भारत इस प्रपोजल के जरिए अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपीज और यूपीआई जैसे शानदार ढांचे को दुनिया के क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना चाहता है। अगर यह प्रयोग ब्रिक्स के अंदर पूरी तरह से सफल रहा तो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ, जिसके अंदर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के दर्जनों देश शामिल हैं, वो पश्चिमी सिस्टम को छोड़कर के भारत के इस फिनटेक ढांचे को खुशी खुशी अपना लेंगे। दोस्तों ये भारत की सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजिकल पावर की सबसे बड़ी जीत होगी। और दोस्तों पांचवा सबसे अहम रणनीतिक निशाना है पश्चिमी देशों से बिना कोई दुश्मनी मोल लिए दुनिया के अंदर अपनी एक ताकतवर और न्यूट्रल छवि बरकरार रखना। दोस्तों रसिया, ईरान और चाइना मिलकर के ब्रिक्स को एक एंटी वेस्ट और एंटी डॉलर गठबंधन बना करके सीधा युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन भारत की कूटनीति बहुत ही साफ है। भारत ने अमेरिका और यूरोप के साथ में अपने अरबों डॉलर के मजबूत व्यापारिक रिश्ते दांव पर नहीं लगाए। मोदी सरकार ने इस पूरे सिस्टम को किसी देश के खिलाफ एक घातक वेपन के रूप में पेश करने के बजाय इसे सिर्फ एक तकनीकी और आर्थिक सहूलियत के रूप में दुनिया के सामने रखा है। इसे भारत का कूटनीतिक काम भी निकल रहा है, देश को आर्थिक फायदा भी हो रहा है और अमेरिका को भारत से कोई सीधी शिकायत करने का मौका भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रिक्स के ऊपर किसी भी सूरत में चाइना का वर्चस्व ना हो और इस गठबंधन के सभी अहम फैसले केवल सर्वसम्मति से लिए जाएं। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी इस मामले के अंदर भारत के साथ में मजबूती से खड़े हैं। दोस्तों ब्रिक्स समिट के अंदर भारत के सामने ये एक सदी का सबसे बड़ा अवसर है। भारत के लिए अध्यक्षता का ये मौका सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है। नई दिल्ली का सीधा और स्पष्ट टारगेट ये होना चाहिए कि ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी अखाड़ा बनने के बजाय एक ऐसे मजबूत आर्थिक मंच को रूप में बनाया जाए जो विकासशील देशों को सही मायनों के अंदर एक सुरक्षित विकल्प दे। अगर आने वाले समय के अंदर स्थानीय मुद्राओं के अंदर व्यापार तेजी से बढ़ता है तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आपस के अंदर जुड़ जाते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी मजबूत होता है और सदस्य देशों के बीच में सप्लाई चेन बिल्कुल बेहतर होती है। तो डॉलर की वैश्विक भूमिका पर धीरे धीरे लेकिन बेहद भारी दबाव पड़ना तय है। ऐसे में अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले इस ऐतिहासिक ब्रिक्स महासम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं। दोस्तों यूपीआई के जरिए भारत इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा चुका है। भारत ने पूरे के पूरे अमेरिकी सिस्टम, उनके स्विफ्ट, उनके मास्टर कार्ड, उनके वीजा कार्ड सबको ध्वस्त करके रख दिया है। आज दुनिया के अंदर जिस नेटवर्क के थ्रू सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भारत का यूपीआई नेटवर्क है। और दोस्तों सोचिए अगर ये जो यूपीआई वाला जो नेटवर्क सिस्टम है अगर वो दुनिया के कई सारे देशों के पास में होगा तो क्या होगा। भारत आज की डेट में यही काम दुनिया के अंदर तेजी से कर रहा है। भारत जहां भी जा रहा है, भारत जिन देशों के साथ में रिलेशंस बिल्डअप कर रहा है, यहां तक कि फ्रांस के अंदर भी हम ये काम कर चुके हैं। दुनिया के 1 दर्जन से ज़्यादा देश इसे अपना चुके हैं और बहुत जल्द दुनिया के लगभग सारे ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर ये अगर फैल जाता है तो उसके बाद में अमेरिका की मोनोपोली अपने आप ही कम हो जाएगी। दोस्तों आप इस चीज़ को इतना समझ सकते हैं कि अमेरिका ने भारत के ऊपर इतने सारे प्रेशर्स लगाए कि भारत इस यूपीआई के ऊपर अपने शुल्क को बढ़ाए। दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसके अंदर करीब 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, लेकिन भारत को इन 30,000 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि भारत को इससे कई लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट होता है जो एक अपने आप में हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने वाला काम होता है। यानी भारत को खर्चा कम हो रहा है लेकिन मुनाफा कहीं ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका को इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उनके मास्टर कार्ड्स आज धड़ाम हो चुके हैं। उनके बाकी के तमाम जो कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स, वो धड़ाम हो चुके हैं क्योंकि भारत का जब ये यूपीआई चलता है तो दुनिया इसकी तरफ ही देख रही है। अब दोस्तों अगर ये पूरी दुनिया के अंदर फैलता है, ब्रिक्स के अंदर सारी कंट्रीज में हमारा यूपीआई सिस्टम फैल जाता है, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।